सुशील जी जो कि वकील है, लगातार जुड़े हुए हैं। सुशील जी, यहां पर अभिषेक कह रहे हैं कि इसको लेकर क्लैरिटी नहीं है, ग्रे एरिया है कि भाई विप किसका माना जाएगा। जयंत पाटिल नियुक्त भले ही कर दिए गए हो विधायक दल के नेता, लेकिन पवार के पास अभी भी पावर है, अजीत पवार के पास। देखिए, जहां तक विप का सवाल है इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो विप है वो पाटिल का ही माना जाएगा, क्योंकि विधायक दल के नेता उनको चुन लिया गया है, उनको एक नए रूप से दायित्व दिया गया है। इस आशय का राजभवन को एक पत्र भी अभी आपके चैनल के माध्यम से मुझे सूचना मिली कि वो भेज दिया गया है। तो इसमें कहीं भी, और साथ में जो एक अनुशासनात्मक कार्रवाई है वो करते हुए, हालांकि अजीत पवार को दल से हटाया नहीं गया है, लेकिन उनके विप होने पर और विप जारी करने की जो उनकी अथॉरिटी है सीएलपी लीडर के रूप में, वो स्क्रैप कर दी गई। अच्छा, ये भी बता दीजिए तुरंत सुशील जी कि राजभवन में जयंत पाटिल गए, राज्यपाल वहां पर है नहीं, वो तो दिल्ली में है, तो वो ये कह सकते हैं कि मीडिया की खबरों पर रिलाय नहीं करते, जब चिट्ठी हाथ में आएगी, क्योंकि ऐसा इतिहास रहा है, जब चिट्ठी हाथ में आएगी मुझे बताया जाएगा, कम्युनिकेट किया जाएगा, तभी मानूंगा। जी देखिए, इसमें कई तरह के इश्यूज हो सकते हैं, वो फैक्स भी किया जा सकता है। राजभवन में अगर सूचना दे दी गई तो राजभवन के जो उनके सेक्रेटरी, जो सेक्रेटेरिएट होता है और जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं उनके राजभवन के, वो इमीडिएट गवर्नर साहब को इन्फॉर्म कर सकते हैं, फैक्स किया जा सकता है। आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, मेल, फोन, किसी भी माध्यम से उनको सूचना दी जा सकती है। ये दायित्व राजभवन के सेक्रेटेरिएट का होता है इस मामले में। ठीक है, आपको बताते हैं इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। एक मिनट के लिए सुशील जी विराम दे दें, क्योंकि ये मुकुल रोहतगी वरिष्ठ वकील है, पूर्व अटॉर्नी जनरल है, जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए हैं। उनके साथ गाड़ी के अंदर सौरभ के बाल बैठे हुए हैं और ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए हैं पक्ष रखने के लिए बीजेपी का। आपको बता दें, उन्होंने कहने से कुछ भी इनकार कर दिया, क्योंकि जितनी दलीलें होंगी वो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखेंगे। सुशील जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए और ये भी बता दीजिए कि राज्यपाल के पास चिट्ठी पहुंची या नहीं पहुंची, और अगर मान लिया जाए कि स्थिति में बदलाव को राज्यपाल मान ले, तो अभी सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में, जो कि अगले 5 मिनट में शुरू होने वाली, कोई इफेक्ट होगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में इससे बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस इशू को एग्जामिन नहीं करने वाला। वो एक एकेडमिक इशू है कि रूल 7 और रूल 12 जो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स है पार्लियामेंट के, उसके तहत जो कार्रवाई प्रधानमंत्री जी ने की और जो राज्यपाल ने वहां से रिपोर्ट भेजी, और उसके पहले जो दावा देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने मिलकर किया सरकार बनाने का, ये सारी बातें एक एकेडमिक एक्सरसाइज हैं। सुप्रीम कोर्ट को इस समय जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो इमीडिएट सुप्रीम कोर्ट के सामने है वो ये है कि जो समर्थन उनको मिला है देवेंद्र फडणवीस की सरकार को, उस समर्थन के लिए जो फ्लोर टेस्ट होना है, वो फ्लोर टेस्ट 30 नवंबर तक इंतजार किया जाए या तो इमीडिएट फ्लोर टेस्ट करवाया जाए। कि इमीडिएट फ्लोर टेस्ट हो आजकल में हो या 30 नवंबर तक इंतजार किया जाए, प्राथमिकता यही कोर्ट की रहने वाली है। राकेश, अटेंडेंस बता दीजिए, कौन कौन पहुंच गए हैं सुप्रीम कोर्ट में? 5 मिनट के अंदर सुनवाई शुरू होने वाली है। देखिए, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंह भी पहुंच चुके हैं और कांग्रेस के मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला यहां पर पहुंचे हैं। कल देर रात जो शिवसेना सांसद गजानंद कीर्तिकर जो कि रात में पहुंचे थे, आज भी अभी पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ बात करें, अटॉर्नी जनरल भी अभी सूत्र बता रहे हैं कि वो भी पहुंच चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में कुछ ही देर में यहाँ पर महाराष्ट्र में सर्वोच्च सुनवाई शुरू होने वाली है। सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि क्या 30 नवंबर तक जो राज्यपाल ने समय दिया है देवेंद्र फडणवीस को अपना शक्ति परीक्षण के लिए, तो क्या उनका समय घटाया जाता है? क्योंकि जो एनसीपी और शिवसेना और कांग्रेस की ओर से जो याचिका दाखिल की गई है उसमें मुझे लगता है जरा कर लो, थोड़ा सा करो ना, आराम से। आज सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र की परिस्थिति को लेकर जो याचिका दायर की गई थी, 11:30 बजे सुनवाई। निश्चित रूप से हम इंतजार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय आता है। जो सरकार गठित की गई वे धोखे से, चोरी
चोरी चुपके सरकार गठित की गई है। सरकार के पास बहुमत नहीं है और निश्चित रूप से पटल पे ये सरकार गिर जाएगी। जिस तरह से हालात बने हैं, विधायक कल तक 5 विधायक हमारे संपर्क में नहीं थे। अंबलनेर के विधायक ने सोशल मीडिया के जरिए, उनके पुत्र ने हमें फोन किया है, वे संपर्क में आ रहे हैं। हमें लगता है शाम होते होते सारे विधायक लौट आएंगे और इससे पहले कि पटल पे बहुमत प्राप्त न कर पाए देवेंद्र जी, हम मांग करते हैं की देवेंद्र जी इस्तीफा दे दें। दिलीप वळसे पाटील पुन्हा एकदा अजित पवारांना भेटायला गेलेले आहेत। अजित पवारांचं पुन्हा एकदा मन वळवण्याचा प्रयत्न राष्ट्रवादी नेते करतात का? नहीं, देखिए ऐसा है कि अजीत पवार जी की गलती हो गई है, ये सच है। निश्चित रूप से प्रयास कल से हो रहा है कि उनको समझाया जाए। अभी तक कोई भी संकेत उन्होंने नहीं दिए। हमें लगता है वे गलती मान लेंगे तो बेहतर होगा। सर, क्या प्रपोजल लेके गया? मनसे पाटील वहां पहुंचे, अजित पवार से मिलने, क्या प्रपोजल लेके? ज्या पद्धतीने महाराष्ट्राच्या राजकारणाची जी परिस्थिती आहे त्या बाबतीत हा सरकार कुठेतरी चुकीच्या पद्धतीने गठीत करण्यात आलेला आहे आणि हा विषय घेऊन तिन्ही पक्ष सुप्रीम कोर्टात गेलेले आहे। 11:30 वाजता सुप्रीम कोर्टात काय होईल त्यानंतर आम्ही काय करायचं ते ठरवू। पण एकंदरीत कालपर्यंत आमच्याकडे 5 आमदार न होते, हे सत्य परिस्थिती होती। आज सकाळी अंबडनेरचे आमदार भाईदास पाटील यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून संकेत दिलेला आहे की ते परत येण्याच्या मनस्थितीत आहे। त्यांच्या मुलाचा कुठेतरी फोन आलेला आहे। आम्हाला आशा आहे की संध्याकाळपर्यंत सर्व आमदार परत येतील आणि हे जे सरकार आहे निश्चित रूपाने त्यांच्याकडे बहुमत नाही। या सरकारला आम्ही पटल्यावर पाडू आणि हा सरकार पटल्यावर पडणारच आहे। त्याआधी देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी राजीनामा दिला पाहिजे, त्यांच्यासाठी हा चांगला होईल। तो सुना आपने नवाब मलिक को, उन्होंने कहा कि अजीत पवार से गलती हुई, उनका इंतजार अभी भी है और देवेंद्र फडणवीस को तो इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि हम अपना बहुमत साबित कर सकते हैं। देवेंद्र फडणवीस के पास आंकड़े नहीं हैं। हमारे साथ अभिषेक शर्मा लगातार जुड़े हुए हैं। अभिषेक, ये साफ तौर पर एनसीपी का आज सुबह से और शिवसेना का भी बयान आया है कि अगर अजीत पवार ने मान लीजिए उनको ठगा, तो ऐसे में देवेंद्र फडणवीस को गलती मानते हुए पहले से ही इस्तीफा दे देना चाहिए। बिल्कुल, देखिए विरोध जो उनको विरोध की भूमिका है, अगर शिवसेना विरोध कर रही है, एनसीपी विरोध कर रही है, तो उनका कह सकते हैं एक बड़ा मुद्दा हो सकता है और मांगेंगे भी कि देवेंद्र फडणवीस इस्तीफा दे दे। लेकिन देवेंद्र फडणवीस को पता है कि वो इस्तीफा देने वाले नहीं है और उनके पास पूरा संख्या बल है। उन्होंने जो प्लान रचा हुआ है, जो बीजेपी ने एक बड़ी रणनीति अपनाई हुई है, उस रणनीति में कहीं कहीं उनका प्लान सक्सेस होगा, ऑपरेशन सक्सेस होगा, उन्हें पता है, इसलिए उन्हें जरा से भी चिंता नहीं है। पूरी तरीके से बीजेपी कॉन्फिडेंट है, देवेंद्र फडणवीस कॉन्फिडेंट है। जब कल देखिए आपने देखा कि हमने जब वो बीजेपी ऑफिस आए तो उसके बाद भी जब हमसे मुलाकात की और देखा उन्हें, पूरी तरीके से वो कॉन्फिडेंट है, बीजेपी के नेता कॉन्फिडेंट है। बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस कॉन्फिडेंट है, कांग्रेस एनसीपी कितनी कॉन्फिडेंट है, शिवसेना कितनी कॉन्फिडेंट है? राकेश, आप हमें बताएं। पृथ्वीराज चौहान से लेकर बहुत सारे आला नेता भी पहुंच गए, सुना है सुप्रीम कोर्ट में। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में लगातार कांग्रेस नेता पहुंचना शुरू हो गए हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान पहुंचे हैं। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी जो है रणदीप सुरजेवाला पहुंचे हैं। साथ ही देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में लगातार कांग्रेस नेता पहुंचना शुरू हो गए हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान पहुंचे हैं। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी जो है रणदीप सुरजेवाला पहुंचे हैं। साथ ही साथ शिवसेना के सांसद पहुंचे हैं। तो यहाँ पर लगातार गतिविधियां अब तेज हो गई हैं। कुछ ही देर में जो है महाराष्ट्र पर सर्वोच्च सुनवाई शुरू होने वाली है। सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि क्या जिस तरह से याचिका में जो बातें कही गई हैं कि 24 घंटे का समय दिया जाना चाहिए शक्ति परीक्षण को लेकर, क्योंकि जो दलीलें दी गई हैं जो याचिका में, उसमें साफ तौर पे ये बातें कही गई हैं आंचल कि आखिरकार क्या अर्जेंसी था कि इतनी अल सुबह जो है यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह किया जाता है और वहां पर राष्ट्रपति शासन हटाया जाता है। तो कई सवाल अब से कुछ देर में जो दलीलें दोनों पक्ष की ओर से दी जाएगी, उस पर सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय करेगी। तो सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि 3 सदस्यीय जो पीठ है आखिरकार क्या फैसला सुनाती है। इस तरह के मामले पहले भी हुए हैं, आपने दर्शकों को जानकारी दे दो। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट के अंदर पहुंच चुके हैं, मुकुल रोहतगी कोर्ट के अंदर पहुंच चुके हैं, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और पृथ्वीराज चौहान, रणदीप सुरजेवाला कोर्ट के अंदर पहुंच चुके हैं। कोर्ट नंबर 2 के दरवाजे खुले हैं और इस वक्त बेंच आकर बैठने वाली है, सुनवाई शुरू होने वाली है। मुझे ये बात बता दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य तौर पर 2 या 3 अहम सवाल इस मामले में क्या हो सकते हैं, सुशील जी?
देखिए, सुप्रीम कोर्ट निश्चित रूप से सबसे पहला महत्वपूर्ण सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने ये होगा कि ये जो फ्लो टेस्ट हो, वो फ्लो टेस्ट कितनी जल्दी से जल्दी करवाया जा सके। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति हो, जो विधायक हैं उनको शपथ ग्रहण दिलाई जाए और साथ में तुरंत जो है फ्लो टेस्ट हो। तो सबसे पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात ये होगी कि व्हिप का जो सवाल है वो ये होगा कि भाई व्हिप किसने इशू किया, सीएलपी कौन होगा, और सीएलपी जो बदली हुई परिस्थिति में एनसीपी की तरफ से चेंज किया गया है। तीसरा जो अहम सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने ये होगा कि जो आर्टिकल 357 से 356 का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति शासन लगाया गया, तो उसमें रूल 7 है, जो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स है पार्लियामेंट का, वो ये कहता है कि अगर स्क्रैपिंग होती है 356 की तो कैबिनेट अप्रूव करेगा। साथ में रूल 12 ये कहता है कि प्रधानमंत्री अपने विवेक का इस्तेमाल करके जो कैबिनेट मीटिंग की बुलाई जाने की जो अपरिहार्यता है उसको डिस्पेंस विद कर सकते हैं। तो रूल 12 का भी एग्जामिनेशन होगा, रूल 7 का भी एग्जामिनेशन होगा, और प्रधानमंत्री जी ने अपने विवेक से जो रूल 12 के अंदर अधिकार का इस्तेमाल किया है उसकी भी एक रिव्यू सुप्रीम कोर्ट करेगी। साथ तो ये में सारे सुप्रीम बहुत कोर्ट ये ज्यादा भी रिव्यू करेगा कि टेक्निकल लीगल क्वेश्चन है। जयंत पाटिल क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए पहले। Later, about the meeting which took place yesterday of NCP Legislative Party. अलीशा ये पकड़ो ना, मैं निकल रही और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जो आप सुन रहे थे जयंत पाटिल को बताया ये जा रहा है कि राज्यपाल को चिट्ठी सौंपने के लिए पहुंचे थे। अभी वो अजीत पवार के घर के बाहर कहीं पहुंचे। अभिषेक, इसके बारे में और जानकारी दे सकते हैं आप? अजित पवार एकटेच बाहेर राहू नयेत यासाठी त्यांनाही कन्व्हिन्स करायला मी आलो। राजभवनमध्ये मी गेलो होतो। कालची आमची सर्व आमदारांची जी बैठक झाली त्यातले ठराव आम्ही त्यांना दिलेले आहेत। आज पुन्हा दुपारी 2:30 वाजता दुसरी मीटिंग होईल, कारण आमचे काही आमदार यायचे होते तेही पोहोचलेले आहेत आणि त्या सर्वांच्या उपस्थितीत आणखीन एक मीटिंग राजीनामा द्यावा असा सुद्धा एक प्रयत्न होतो राष्ट्रवादीकडून, काय नेमकं खरं त्याच्यात? आम्ही कोणताही प्रयत्न करत नाही। पहिल्यांदा त्यांना कन्व्हिन्स करायचा प्रयत्न करू। ते कन्व्हिन्स झाले तर चांगलं आहे। जहाँ तक देखा जा रहा है कि अजित पवार जो है वो कन्विंस होने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार यहाँ पर एनसीपी के जो लीडर्स हैं वो आ रहे हैं और उनसे बातचीत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर अजित पवार का जो स्टैंड है वो जो स्टैंड लिया उन्होंने वो स्ट्रॉन्ग खड़े रहते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो इसकी जानकारी मुझे नहीं है। भाजपचे आमदार अजितदादांना भेटतात, काय नेमकं याच्या मागचं? सर हिंदी में जानना चाहेंगे। भाजपा आमदार भेटतायत, संजय काकडे क्या कहना सर, हिंदी में बाइक में लाइव फ्रेम कर रहे हैं, क्या कहेंगे अजित पवार से मिलना है? संजय काकडे भेटी मागचं कारण काय? आपको बताया ना मैंने सब। सर हिंदी में नहीं बात, हिंदी में नहीं हुई। नहीं हुआ सर, प्लीज सर प्लीज। ठीक है। अरे तू कशाला हो जाएगा सर, कर लेंगे सर, बहुत फ्रेंडली काय आपले हे नहीं। देखो, अजित पवार को समझाने के लिए हमारी कोशिश है। हमारे 54 विधायक में से लगभग सारे के सारे विधायक हमारे कांटेक्ट में आके पहुंचने वाले हैं और सिर्फ वही बाहर रहे हैं, इसलिए हम कन्व्हिन्स करने की कोशिश करें। संजय काकडे भेटी मागचं कारण काय होतं? संजय काकडे आता तुम्ही सुद्धा त्या ठिकाणी होता? मला माहित नाही, कारण ते स्वतंत्र भेटले पवार साहेबांना, मी स्वतंत्र भेटलो। आपको लगता है अजित पवार मान जाएंगे? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक मिनट जरा पीछे हो जाओ, एक मिनट मेरा सर और ये कह रहे हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और अजीत पवार को एक बार फिर से मनाने के लिए पहुंचे हैं। अभिषेक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अभिषेक, ये कुछ समझ में नहीं आ रही है, ये लगातार बेनिफिट ऑफ डाउट देने की कोशिश हो रही है अजित पवार को, क्या ये डर है या फिर? और बड़ी खबर, अभिषेक आपके पास आती हूं, लेकिन इस दौरान बड़ी खबर ये आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की विशेष बेंच ने मामले की सुनवाई शुरू कर दी है। सुनवाई शुरू हो चुकी है। राकेश, अपडेट। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में जो 3 सदस्यीय बेंच बैठ गई है और सुनवाई शुरू हो गई है। कपिल सिब्बल शिवसेना के पक्ष में अपनी दलीलें रख रहे हैं और उन्होंने जो महत्वपूर्ण बातें कही है उसमें ये बात कही है कि विधानसभा की सदस्यों की संख्या 288 है और 9 नवंबर तक कुछ नहीं हुआ। आखिर दिन जो है गवर्नर ने
बीजेपी और शिवसेना को इनवाइट किया। अभी दलीलें लगातार चल रही है और फर्स्ट जो दलील दी जा रही है वो कपिल सिब्बल शिवसेना की ओर से रख रहे हैं। आंचल, ठीक है, बड़ी खबर ये आ रही है, कपिल सिब्बल की तरफ से दलीलें पहले रखी जा रही हैं और साथ ही साथ जस्टिस रमन्ना को पहले माफी से शुरुआत की। कपिल सिब्बल ने ये कहा कि आपको संडे को हमने ट्रबल किया, परेशान किया इस मामले के लिए, तो जस्टिस रमन्ना का तुरंत जवाब आया, ये हमारा कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है। इस खबर पर हमारी नजर बनी है, पल पल सुप्रीम कोर्ट की जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन अभिषेक, मैं ये पूछना चाहूंगी, जयंत पाटिल एक बार फिर से पहुंच गए अजीत पवार के घर के बाहर, तो ये बेनिफिट ऑफ डाउट देने की जो कोशिश हो रही है, वापस खेमे में लाने की कोशिश हो रही है, इसके पीछे डर है या चाल? देखिए, दोनों हम कह सकते हैं आंचल, इसमें डर भी हो सकती है, चाल भी हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से देखिए इस पूरे मामले पर लगातार घटनाक्रम लगातार बदलता जा रहा है। और देखिए, परिवार का मामला है, सभी को जब लगातार हमने कल जब पूछा तमाम नेताओं से, जयंत पाटिल से भी, आखिर अजीत पवार क्या वजह रही, क्यों नाराज हो गए, क्यों उन्होंने एक पूरा बड़ा बगावत किया, उनका साफ कहना था इस पूरे मामले पर हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है पवार फैमिली का मामला है, खुल कर सामने नहीं आते हैं। और अब जाकर आज, लेकिन यह बात भी लगातार सामने आ रही थी, उनकी इस बात को उम्मीद है कि अगर भूला हुआ, सुबह का भूला हुआ अगर शाम को घर वापस आ जाता है तो उसे भूला नहीं करते हैं। और यह वजह है कि अजीत पवार के मनाने की लगातार कोशिश बिल्कुल चल रही है। लगातार कल भी सुप्रिया सुले ने उनसे लगातार बातचीत की, तमाम नेता गए थे जो बातचीत किए, लेकिन वह माने नहीं। लेकिन अब जयंत पाटिल वह बता दूं, वह शख्स है जो इस वक्त एनसीपी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष भी है और विधानमंडल के नेता भी है, और उन्हें अधिकार दिया गया है कि अजीत पवार पर आप कार्रवाई कर सकते हैं, पार्टी से बाहर निकाल सकते हैं। और यह जब हमने कल जयंत पाटिल से पूछा 2-3 दिन में समय, वो बताया 2 दिन में हम इसका फैसला करेंगे। ठीक है, आपके पास आती हूँ अभिषेक, लेकिन एक्शन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है। राकेश, मुझे तुरंत बताइए, कपिल सिब्बल ने अपनी दलीलें देना शुरू कर दी, क्या कुछ कह रहे हैं वो? देखिए, कपिल सिब्बल ने कहा है कि 7 बजे तक जब ये अनाउंसमेंट किया गया कि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना सरकार बनाने जा रही है, ऐसी स्थिति में प्रेसिडेंट ने रिवोक किया प्रेसिडेंट रूल सुबह में, और कोई कैबिनेट मीटिंग आहूत नहीं की गई, और सुबह 8 बजे 2 लोग जो हैं शपथ ले लेते हैं। ये क्या है, ये क्या दिखाता है? तो ये सीधे तौर पर दलीलें अभी दी जा रही है, शिवसेना की ओर से पेश हुए हैं वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और लगातार अपनी बात रख रहे हैं। तो वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल लगातार अपनी बात रख रहे हैं, आंकड़े बता रहे हैं, और बड़ी बात वो कह रहे हैं कि 145 विधायकों का उनके पास समर्थन है। वैसे अभी कुछ देर पहले संजय राउत की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन्होंने 165 कहा था, 20 डाउन ऑलरेडी हो चुका है। तो अलग अलग आंकड़े बोले जा रहे हैं। ये भी एक सवाल है। अभिषेक, हमारे साथ रोहित विश्वकर्मा जी, मेरे वरिष्ठ सहयोगी, जुड़ गए हैं इस वक्त। रोहित, ये आंकड़ों का खेल चल रहा है अभी फाइनली सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जजों के सामने गलत बयानी नहीं की जाती है। हमारे पास 145 है, सिब्बल ने कहा है, और मैजिक फिगर 144 की है, यानी कि बहुत थिन लाइन पर है। देखिए, इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर से आ रही है, और कपिल सिब्बल ने एक तर्क रखा है कि 8 बजे, सुबह 8 बजे अगर शपथ ग्रहण कराया गया है तो उसके पहले कोई कैबिनेट मीटिंग नहीं हुई है, और कपिल सिब्बल कैबिनेट मीटिंग का तर्क रख रहे हैं। आप हमारे साथ बड़े बड़े राजनीति और कानून के जानकार भी जुड़े हुए हैं, आप खुद कानून जानती हैं। सबसे बड़ा सवाल अब उठ गया है कि कैबिनेट मीटिंग, यानी कैबिनेट की अनुशंसा के बिना ये राष्ट्रपति शासन हटाने का फैसला कैसे लिया गया, और बिना कैबिनेट की हुए आपने 8 बजे शपथ ग्रहण कैसे कराई, ये कपिल सिब्बल ने जजों के सामने तर्क रखा है। अब इस तर्क से ये सवाल पूछ रहे हैं कि बहुमत से संतुष्ट कैसे हो गए राज्यपाल, ये भी साबित करें। यानी वो सवाल जो कल इंडिया न्यूज ने भी उठाए थे, वही सवाल अब पूछे जा रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर बहुमत से वो आंकड़ा क्या था जिससे राज्यपाल महोदय संतुष्ट हुए, और राज्यपाल को कब ये पता चला कि भाई आपको केंद्र से, राष्ट्रपति से अनुशंसा मिल गई है। ये सवाल अब उठाया जाने लगा है। सुशील जी, आप इसका जवाब देना चाहेंगे? सवाल ये नहीं है कि राज्यपाल ने क्या फैसला लिया, किस तरह से अपने विवेक का इस्तेमाल किया, बल्कि किस तरीके से किया। और कपिल सिब्बल कह रहे हैं डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस पर होना था केंद्र की। देखिए, मैं अपनी बात जो मैंने अभी कही थी आपके चैनल के माध्यम से उसको दोहराना चाहूंगा कि जो कैबिनेट कमेटी की मीटिंग है उसको डिस्पेंस विद किया जा सकता है रूल 12 ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स ऑफ द पार्लियामेंट। तो इसमें कोई इमरजेंसी होनी चाहिए सर, उस रूल को डिस्पेंस करने के लिए क्या तथ्य होने चाहिए? मतलब ऐसे ही कर दिया आपने, कैबिनेट नहीं बुलाई। मेरा अगला वाक्य वही है। मेरा इस वक्त एक और खबर आ रही जो मैं बताना चाहूंगा, एक और खबर बताना चाहूंगा इस वक्त।
जी बोलिए रोहित, बोलिए। देखिए, इस वक्त खबर और आ रही, कपिल सिब्बल ने गवर्नर पर आरोप लगाया है और कहा है कि गवर्नर किसी और के निर्देशों पर कार्य कर रहे थे। गवर्नर, द एक्ट ऑफ गवर्नर इज रिकमेंडिंग द रिवोकिंग ऑफ प्रेसिडेंट रूल कॉन्ट्ररी टू ऑल नॉर्म्स, ये कहा है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि देखिए, इस वक्त जो सुबह 8 बजे का फैसला था, पूरी रात भर की जो कार्रवाई थी, उस कार्रवाई के बाद यहां पर जो फैसले लिए गए वो प्रभावित करने वाले दिखाई दे रहे हैं। जस्टिस भूषण ने भी कहा है, व्हेन द इन्विटेशन लेटर वाज गिवन, जस्टिस भूषण ने पूछा है वादियों से कि आखिर ये आपको न्योता कब दिया गया, और सिब्बल जो कह रहे हैं कि ये पब्लिक डोमेन में नहीं है। सिब्बल ने जवाब दिया कि पब्लिक डोमेन में घटना नहीं है। अब जस्टिस भूषण की टिप्पणी पर दूसरे तमाम जो दूसरे पक्ष हैं, कपिल सिब्बल के अलावा जो मुकुल रोहतगी के पक्ष, उससे जवाब मांगा गया है कि आखिर ये बताइए कि कब न्योता दिया गया, चिट्ठी कब दी गई। सिब्बल कह रहे हैं हमें नहीं मालूम, अब इसका जवाब उनको देना होगा, कागजों पर कब दी गई चिट्ठी। तो सिब्बल कह रहे हैं बहुमत है तो साबित करें, कब चिट्ठी दी गई ये क्लैरिटी नहीं है। सुशील जी, ये सारी की सारी जो घटनाक्रम हुआ है 6 घंटे के अंदर अंदर, वो कितना इंपॉर्टेंट होगा सुप्रीम कोर्ट के लिए अपना फैसला सुनाने में, मन बनाने में? देखिए, सुप्रीम कोर्ट निश्चित रूप से जो टोटलिटी ऑफ फैक्ट, सर्कमस्टांसेस, डॉक्यूमेंट्स, जो परिस्थितियां बनी हैं और जितने भी तत्कालीन परिस्थितियों को एक समग्रता से अगर रखा जाए तो इन सारों को अंडर कंसिडरेशन ले करके और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला देगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट जो महत्वपूर्ण, इस समय जो महत्वपूर्ण पॉइंट सुप्रीम कोर्ट के सामने होगा वो ये होगा कि कितनी जल्दी से जल्दी फ्लो टेस्ट कराया जाए। निश्चित रूप से आपने एक सवाल अभी उठाया है, मैं उस सवाल को निश्चित रूप से मैं भी आगे बढ़ाऊंगा कि संशय की स्थिति, ये जो अफरा तफरी में और फौरन जो कुछ संवैधानिक फैसले लिए गए वो निश्चित रूप से एक सवाल खड़ा करते हैं। उस सवाल को ये बहुत दिलचस्प है रोहित। अभी ये खबर आ रही है दूसरे सूत्रों के हवाले से, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि कपिल सिब्बल ने कहा है कि अगर इनके पास नंबर है तो प्रूव करें, आज ही क्यों नहीं कर देते हैं। ये बहुत दबाव बनाने वाली दलील है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि फडणवीस के पास बहुमत नहीं है, ये कहा है कपिल सिब्बल ने। उन्होंने कहा कि अगर इनके पास नंबर है तो साबित करें, आज में क्यों नहीं साबित कर देते हैं। कपिल सिब्बल ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में ये बात कही है। समर्थन की चिट्ठी कब दी गई, ये बहुत क्रूशियल क्वेश्चन है जो जस्टिस अशोक भूषण ने पूछा है। उन्होंने कहा कि बिना कैबिनेट के सिफारिश के ही राष्ट्रपति शासन हट गया, ये कपिल सिब्बल ने कहा। तो मतलब हर तरफ से दलीलें दी जा रही है और ये कोर्ट की तरफ से जो तीखे सवाल है वो पूछे जा रहे हैं पूरे घटनाक्रम को असेस करने के लिए कि एग्जैक्टली राष्ट्रपति शासन कब हटा, एग्जैक्टली कब बुलाया गया देवेंद्र फडणवीस को। रोहित हमारे साथ लगातार जुड़े। रोहित, अपडेट। देखिए, सिब्बल ने कहा है कि ओनली थिंग टू डू टुडे इज if they believe they have the number majority and can prove their support, they should direct to conduct the floor test today itself. ये बड़ी चीज है। कल भी हम कह रहे थे कि आज का आज ही साबित करें। पहले हमने देखा होगा कि आपको भी मालूम होगा कि 24 घंटे तक का वक्त मांगा जाता है, 48 घंटे का कहा जाता है। अब ये बोल रहे हैं आज का आज ही आप फ्लोर टेस्ट कराएं। इसके पहले भी ऐसा मामला हमने देखा था जब दावा किया गया था दूसरे केस में। पहले हमने देखा होगा कि आपको भी मालूम होगा कि 24 घंटे तक का वक्त मांगा जाता है, 48 घंटे का कहा जाता है। अब ये बोल रहे हैं आज का आज ही आप फ्लोर टेस्ट कराएं। इसके पहले भी ऐसा मामला हमने देखा था जब दावा किया गया था दूसरे केस में कि आज का 24 घंटे से कम का वक्त मांगा गया था। लेकिन अब इस पर मुकुल रोहतगी को अपना पक्ष रखना होगा, क्योंकि इस वक्त पहले कपिल सिब्बल और जो अभिषेक मनु सिंघवी, ये सारे लोग अपनी दलील रख रहे हैं। इसके बाद रोहतगी का पक्ष सामने आएगा। सवाल इसमें विधानसभा के सचिवालय से पूछा जा सकता है, विधानसभा से पूछा जा सकता है कि क्या आपके लिए संभव है, कब तक मिनिमम टाइम कब फ्रेम का क्या है आपके पास जब आप सारे विधायकों को बुला सकते हैं। ये पहले भी पूछा जाता रहा है, इस बार भी पूछा जा सकता है। तो हमें देखना होगा कोर्ट वो पूछता है कि नहीं पूछता है। अगर कोर्ट सुशील जी, ये बहुत पोएटिक जस्टिस है, क्योंकि कपिल सिब्बल जो इस वक्त कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की तरफ से पेश हो रहे हैं, वो पता है कौन सी जजमेंट कोर्ट कर रहे हैं? रामेश्वर प्रसाद जजमेंट, जो कि बीजेपी के रामेश्वर प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था पूरे बूटा सिंह के एपिसोड में। लेकिन सवाल ये है कि जस्टिस भूषण कह रहे हैं कि नंबर ऑफ लेटर ऑफ सपोर्ट कब दिए गए राज्यपाल को, ये पहला सवाल पूछा गया है कोर्ट की तरफ से।
कोर्ट ने यह भी पूछा कि भाई केंद्र सरकार को इस वक्त जो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी पक्ष रखा जाएगा। तो उसमें तुषार मेहता ने कहा कि जी मैं कर रहा हूं, और अब तुषार मेहता इसमें जवाब देंगे। जो सवाल इन्होंने पूछा उस पर इंटरवीन करना पड़ेगा उनको कि भी बताइए आपका पक्ष क्या है। तो जो जजमेंट आप बता रही हो, जजमेंट के ऊपर भी बड़ा उसका जो रेफरेंस दिया है नजीर के तौर पर जिन्होंने पेश किया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि बीजेपी मामले को कांग्रेस अपनी तरफ दलील की पेश करी। ये पोएटिक जस्टिस की बात आपने कही, साथ साथ लोकतंत्र भी बताता है भारत का किस तरीके से है। सुशील जी देखिए, मैं उसी बात पर अभी फिर दोबारा आऊंगा कि 2006 का जो रामेश्वर प्रसाद का जजमेंट है वो एक बहुत महत्वपूर्ण नजीर है। अगर उसको कपिल सिब्बल ने उसको अपने रेफरेंस में अभी यूज किया है जैसा बताया गया सुप्रीम कोर्ट में, तो मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि उस जजमेंट को अगर गौर से देखा जाए तो वो जजमेंट ये भी कहता है कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी ये मैंडेट करती है कि मेरे पास मेजॉरिटी है और वो गवर्नर के पास जाती है और स्टेक क्लेम करती है, तो गवर्नर बगैर ये सोचे समझे हुए कि उसके पीछे इलीगैलिटी है, हॉर्स ट्रेडिंग है, किसी भी तरह की बैफलिंग और डिस्टर्बिंग सिचुएशंस क्रिएट करके ये मेजॉरिटी को खरीदी गई है, इन सारी चीजों को गवर्नर नहीं देखेगा। गवर्नर का काम वहां पर एक पोस्ट ऑफिस की भूमिका में हो जाता है और गवर्नर इमीडिएट उस पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करे। तो एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने जब ये सवाल पूछा कि राज्यपाल के पास लेटर्स ऑफ सपोर्ट कब दिए गए और कैसे दिए गए, क्या ये अब राज्यपाल या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार, राज्यपाल कभी भी खुद रिप्रेजेंटेड नहीं होते, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स केंद्र की तरफ से और महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जवाब दिया जाएगा? सुशील जी सवाल आपसे। अच्छा, ये ठीक है। मैं एक बात बता दूं कि केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और अटॉर्नी जनरल ने भी अपना पक्ष रखना है और एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन भी फाइल की गई है। एक बात मैं स्पष्ट बता दूं कि जो गवर्नर की भूमिका है वो बहुत प्रिविलेज्ड और बहुत इम्यून भूमिका है। गवर्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक पद को प्रतिनिधित्व करते हैं और निश्चित रूप से उनके किसी भी फैसले पर एक समीक्षा सुप्रीम कोर्ट जरूर करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, मैं फिर वही बात दोहराना चाहूंगा कि सबसे पहला सवाल सुप्रीम कोर्ट के पास में एक एकेडमिक प्रेसिडेंस एस्टेब्लिश करने के साथ साथ ये जरूर होगा कि जो फ्लोर टेस्ट सर अकॅडमिक और लीगल बाद में हो जाएगा। अभी हॉटेलला जाणार आहे आणि तिकडे आमदारांसोबत बैठक करणार आहे। कुछ ही देर में पवार साहब हमारे विधायकों को मिलने के लिए रेनिसन होटल जाएंगे और वहां विधायकों के साथ बैठक करेंगे। कितने बजे सर कितने बजे सर? रोहित कुछ कहना चाह रहे हैं, अपडेट है उनके पास, ओवर टू यू रोहित। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि फडणवीस के पास बहुमत नहीं है, ये कहा है कपिल सिब्बल ने। कोर्ट ने बाकायदा पूछा कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से कौन पेश हो रहा है, सॉलिसिटर जनरल किसकी तरफ से पेश हो रहे हैं, तो इसके ऊपर कोई क्लियर कट जवाब नहीं आया है। हमारे साथ सुशील जी लगातार वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए हैं। तो सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कहा गया कि तो उनको तो कल शाम को कॉपी मिली है। रोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, अपडेट दे रहे थे आप। देखिए इस वक्त एक खबर आपको बता दें कि खबर यह है कि अब 15 मिनट तक दलील देने के बाद कपिल सिब्बल का पक्ष पूरा हो चुका है। कपिल सिब्बल 15 मिनट तक बोल चुके हैं। अब कपिल सिब्बल के बोलने के बाद दूसरे पक्ष से पूछा जा रहा है कि अब आप बताइए आपकी क्या दलीलें हैं। यानी पहले पक्ष की दलील पूरी हो चुकी है। अब इसके बाद जो दूसरा पक्ष है वो अपनी दलीलें रख रहा है। मुकुल रोहतगी और साथ ही साथ तुषार मेहता अब तैयारी कर रहे हैं कि वो क्या पक्ष रखेंगे। सबसे बड़ी चीज कि तुषार मेहता ने कोर्ट के सामने दलील रख दी है और जो पहली दलील उन्होंने रखी है वो उन्होंने कहा है कि भाई इस वक्त जो हमारे पास गवर्नर की भूमिका पर सवाल उठाए जा रहे हैं, मेरे पास क्या क्या पक्ष है मैं उनको अब सामने रख रहा हूं। अब वो क्या कहेंगे ये देखना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल अभी तक की जो अपडेट ताजा वो ये थी। ये बड़ी खबर आ रही है, सॉलिसिटर जनरल ये बता नहीं पाए हैं सुशील जी कि वो किसकी तरफ से पेश हो रहे हैं। उन्होंने कहा एक दिन पहले फाइल आई थी और इंस्ट्रक्शंस नहीं है। ये बड़ी अजब गजब स्थिति है। निश्चित रूप से सॉलिसिटर जनरल केंद्र सरकार का नुमाइंदा होता है तो वो निश्चित रूप से केंद्र सरकार की ही नुमाइंदगी करेंगे, तो इसमें कोई हिचक वाली बात नहीं है। हो सकता है कि वो अपनी बातों को रखने के क्रम में ये बात जरूर बताएं कोर्स ऑफ टाइम में
कि मैं केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, या हो सकता है कि वो एक तकनीकी कुछ ऐसे पहलू हों जिसको अपने विचार रखते समय में वो अपनी बातों को कहेंगे कि एक पर्टिकुलर पक्ष का वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लेकिन इसमें कोई शक और शुबह की बात ही नहीं है कि वो केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे। वो केंद्र सरकार के ही प्रतिनिधि हैं, सॉलिसिटर जनरल हैं। ठीक है, तो इसमें कोई शक की गुंजाइश वो शक इसलिए क्योंकि राज्यपाल की तरफ से महाराष्ट्र सरकार के थ्रू पेश होना होता है, तो वो उनका पक्ष रख रहे हैं या नहीं, ये संशय उसको लेकर हो सकता है। रोहित हमारे साथ लगातार न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। रोहित, अपडेट। देखिए, जो अभी आप बोल रही थी, तुषार मेहता से जब पूछा गया कि भाई आप बताएं, तो उन्होंने जो बातें कही वो चौंकाने वाली, जैसा कि आपने जिक्र भी किया। तुषार मेहता ने कहा कि भाई शाम को मेरे पास एक फाइल आई है, उस फाइल में मेरा नाम लिखा है, अब मुझे ये नहीं मालूम है कि मैं किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मेरे पास अभी तक कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है, अभी तक कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है। सुबह 11 साढ़े 11 बज चुके हैं, 12 बजने वाले हैं, तुषार मेहता आए हैं रिप्रेजेंट करने और बेहद हैरानी करते हुए कहते हैं कि कल शाम को एक फाइल आई है, मुझे यहाँ आया हूं लेकिन मुझे मालूम नहीं किसे रिप्रेजेंट करना, मेरे पास कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है, चूंकि भाई मैं एक पद पर हूं तो इसलिए मुझे यहाँ आना था और ये मैं अपनी चीज उसको अमल में करते मैं आया हूं। अब सवाल उठता है कि तुषार मेहता को ये तैयारी की बिना ना, क्या ये वक्त टाइम बाय करने का एक प्रोसीजर है कि ये कहा जाए कि भाई हमें कुछ और वक्त चाहिए और फिर वो कुछ और वक्त के नाम पर कुछ और वक्त मांगे। लेकिन शायद मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट इस बात से नाराज हो सकता है कि जो तर्क उन्होंने दिया उसको लेकर के। ठीक है, एक बहुत दिलचस्प बात ये भी आ रही है कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि भाई ये पिटीशन जो है ये आर्टिकल 32 के तहत आया, रिट पिटीशन है जिसमें 3 पॉलिटिकल पार्टीज आई हैं। पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी फंडामेंटल राइट नहीं है जो वायलेट हुआ हो, जिसका हनन हुआ हो। सुप्रीम कोर्ट में तो ऐसे आ ही नहीं सकते। एक टेक्निकल आर्गुमेंट है सुशील जी। नहीं, आर्टिकल 32 देखिए किसी भी पार्टी को ये पूरा अधिकार देता है कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में वो सुप्रीम कोर्ट सीधा आकर सुप्रीम कोर्ट के जो रिट जुरिस्डिक्शन है उसको इन्वोक कर सकता है। इंडिविजुअल नहीं, पॉलिटिकल पार्टी भी आ सकती है, आप ये कह रहे हैं। ये पहले भी कई बार बिल्कुल आ सकती है, इसमें कहीं भी कोई दो मत नहीं है। ठीक है, तो बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है, अपने दर्शकों को फुल स्क्रीन ब्रेकिंग न्यूज दिखा रहे हैं कि तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल अपनी जिरा और आर्ग्यूमेंट रखना कोर्ट के समक्ष शुरू हो चुके हैं, लेकिन किसके पक्ष में पेश हो रहे हैं, किसकी तरफ से, इसको लेकर उन्होंने कहा कि मुझे अभी तक ये इंस्ट्रक्शन नहीं आई है। लेकिन आपको बता दें इस मामले के अंदर 3 पॉलिटिकल पार्टी हैं और रिस्पोंडेंट में केंद्र सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, महाराष्ट्र सरकार भी है, तो माना जा रहा है कि उनकी तरफ से पेश हो सकते हैं। ये एक टेक्निकलिटी है, जैसा कि वकील सुशील जी हमारे साथ जो लगातार जुड़े हुए हैं इस मामले में, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। सुशील जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है। अच्छा जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो अभी आपने बात कही तुषार मेहता को लेकर के, मेरा मानना है कि वो एक स्ट्रैटेजिक लीगल मूव हो सकता है और कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी ने अपनी हार स्वीकार कर ली हो, बीजेपी को ये लग गया हो कि नंबर गेम में वो पिछड़ रहे हैं, इसलिए उन्होंने तुषार मेहता को सॉलिसिटर जनरल को क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस अभी तक नहीं दिए हैं कि वो क्या पेश करे और किस रूप में अपनी बातों को कोर्ट के सामने रखे और किसका वो प्रतिनिधित्व कर रही है, ये साफगोई के साथ सुप्रीम कोर्ट में वो अपनी बातों को रखे। तो ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी चौंकाने वाली बात है और ये छोटी बात नहीं है, और ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं इस स्ट्रेटेजिक मूव के पीछे यह बात तो नहीं कि बीजेपी बैकफुट पर जा रही है। ठीक है, एक बड़ी खबर और भी आ रही है, वो आ रही है कि सिब्बल ने कहा है कोर्ट के अंदर कि भाई अगर इनके पास नंबर है तो मेजॉरिटी यानी कि बहुमत आज ही साबित कर दे, हमारे पास नंबर है, हम आज साबित करने के लिए तैयार हैं। सिब्बल ने ये जिरह तक दी है सुप्रीम कोर्ट में। ये बहुत अहम इसलिए हो जाता है कि एक कॉम्पोजिट फ्लोर टेस्ट भी मांगा जा सकता था जो इस याचिका में नहीं मांगा गया है। क्या ये सुनवाई उस दिशा में जा रही है? सुशील जी बताएं। जी, निश्चित रूप से मैंने ये बात मैं कहना चाहूंगा कि फ्लोर टेस्ट जो है वो इमीडिएट और प्रॉक्सिमेट ऑब्जेक्टिव होगा सुप्रीम कोर्ट का कि फ्लोर टेस्ट सबसे पहले फ्लोर टेस्ट करवाया जाए। अगर फ्लोर टेस्ट में फेल हो जाती है एक पर्टिकुलर क्लेम करने वाली पार्टी तो बहुत सारी पेचीदगियां वैसे ही खत्म हो जाएंगी। फिर केवल एक एकेडमिक इशू रह जाएगा कि जो गवर्नर का डिसीजन था, जो बाकी डिसीजंस थे वो सही थे या गलत थे, उसको एक एकेडमिक एग्जामिनेशन के रूप में एकेडमिक एग्जामिनेशन बाद में करेंगे। रोहित, ओवर टू यू।
देखिए मुकुल रोहतगी ने पूछा है, अब बोला जस्टिस भूषण को, जब उन्होंने बोला कि देखिए सरकार अभी भी बनी है और इसमें कोई वजह नहीं थी कि रविवार को इसकी सुनवाई की जाए, तो जस्टिस भूषण ने कहा कि देखिए ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का अधिकार है रोहतगी साहब कि वो किस मामले को सुनना चाहें, किस मामले को कब ना सुनना चाहें। तो जस्टिस रमन्ना ने भी उस पर टिप्पणी मारी कि हम लोगों को नॉमिनेट किया गया है चीफ जस्टिस की तरफ से कि हम इस मामले की सुनवाई करें, तो आप ये जो दलील दे रहे हैं कि भाई संडे को क्यों सुनवाई हो रही है, इसका अधिकार हमारे पास नहीं है। इसके ऊपर अब आगे दलील थोड़ी सी बढ़ रही है, तो ये भी बड़ी मजेदार चीज है कि मुकुल रोहतगी बोल रहे ये साबित करे कि संडे को इतनी आनन फानन में आकर के सुनवाई करने की जरूरत क्या थी, जबकि सरकार तो ही बनी है, अभी कुछ हुआ नहीं है। तो इस पर जस्टिस ने जिस तरीके से टिप्पणी की, अब वो देखिए पूरा अभी तक जो रोहतगी और दूसरी तरफ से जो दलील दी जा रही है, वो दलील ये दी जा रही है कि अभी हमें मालूम नहीं है, अभी तो बनी है। ये टाइम बाय करने वाली प्रोसीजर दिखाई दे रहा है, अभी तक जो तर्क चल रहे हैं। सुशील जी, आपको भी लगता है कि अभी तक जो भी आर्ग्यूमेंट रोहतगी की तरफ से दी गई है या तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल की तरफ से दी गई है कि इनको हाईकोर्ट जाना चाहिए था, संडे को सुनवाई नहीं होनी चाहिए, ये सारी टेक्निकल आर्ग्यूमेंट्स हैं, खेल तो आंकड़ों का है? देखिए निश्चित रूप से ये एक बैकफुट पर आने वाली बात है और मैं यही कहूंगा कि चीजें स्पष्ट होती जा रही हैं और सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ेगा कि फ्लोर अपडेट मैं बता देना चाहता हूं कि सिंघवी ने कहा है कि एनसीपी जो मीटिंग किलगी और अजीत पवार को जो निकाल दिया गया है, उनके पोस्ट से हटा दिया गया है, 54 एमएलए हैं, 41 ने साइन करके दिया है और वो हमने गवर्नर को दे दिया है। ये दलील सिंघवी ने सामने रखी है कि एनसीपी ने अपनी बैठक में अजीत पवार को उनकी पद से हटा दिया है। उनके पास एनसीपी के पास कुल 54 विधायक थे, 54 में से 41 विधायकों ने हस्ताक्षर करके गवर्नर को अपना फैसला भेज दिया है, जिसकी तस्वीरें अभी हम थोड़ी देर पहले दिखा रहे थे। आपको याद होगा जब थोड़ी देर पहले हमारे सामने जयंत पाटिल आए थे और जयंत पाटिल इसके पहले गवर्नर के पास जाके दिए थे, तो उसका जिक्र अभी तुरंत सिंघवी ने कहा है। तो ये बड़ी अजीब सी स्थिति है रोहित, एक ऐड होती थी 40 का 36 हो गया, अभी तक तो 49 का दावा कर रहे थे, अभी तो 41 में पहुंच गए, 41 का बयान कर दिया अभिषेक मनु सिंघवी ने। बिल्कुल, और उसके आगे कह रहे अभिषेक मनु सिंघवी, नई अपडेट आई है कि अजीत पवार कैसे उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं जब 41 एनसीपी विधायक, जो 41 एनसीपी विधायक है, उन लोगों ने कह दिया है कि हम इस सरकार को समर्थन नहीं दे रहे हैं। वी आर विद द एनसीपी एंड वी डोंट रिकॉग्नाइज हिम एज ए एनसीपी लीडर एनीमोर। ये कह रहे हैं कि आखिर ये सिंघवी की दलील है सुप्रीम कोर्ट में कि भाई जब 41 विधायक ये नहीं कह रहे हैं कि हमारा नेता है, तो फिर अजीत पवार कैसे उप मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। आप ठीक कह रही थी, आंकड़े बदलते चले जा रहे हैं, अभी 41 का आंकड़ा दिया है, लेकिन ये ऑथेंटिक इसलिए कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है। अब प्रूफ कैसे करेंगे तो अलग विषय है। इसके बाद अब इस तर्क के पूछे जाने के बाद एक और तर्क सामने आ रहा है जो अभिषेक मनु सिंघवी ने रखा है। उन्होंने कहा है कि सबसे बेहतर तरीका यह होगा कि फ्लोर टेस्ट किया जाए और फ्लोर टेस्ट में साफ हो जाएगा। अब फ्लोर टेस्ट के बारे में वो कह रहे हैं कि एसआर बोमई का जजमेंट पढ़ रहे हैं। एसआर बोमई मामले का जजमेंट पढ़ने के साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि उस मामले को आप ध्यान में रखिए और यहां पर उसको ध्यान में रखते हुए फैसला सोचा जाए। द आइडिया टू होल्ड क्विक फ्लोर टेस्ट इज टू प्रिवेंट हॉर्स ट्रेडिंग, यानी कि घोड़ा बाजार को रोकने के लिए आज का आज ही होने वाले तर्क वो दे रहे हैं एसआर बोमई केस का जजमेंट पढ़ते हुए। मुझे ये बताइए सुशील जी, लगातार कांग्रेस एनसीपी की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी भी दलील दे रहे हैं कि भाई राज्यपाल को डॉक्यूमेंट के आधार पर फैसला लेना चाहिए था, नंबर 1, और अल्टीमेट फैसला आंकड़ों के आधार पर होगा, फ्लोर टेस्ट जल्दी से जल्दी, आज क्यों नहीं? निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट इस पर गहन विचार करेगा और सारी परिस्थितियां अब सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं। तो मुझे लगता है कि 24 घंटे के अंदर और आज और शायद 24 घंटे के अंदर सुप्रीम कोर्ट निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट इस पर गहन विचार करेगा और सारी परिस्थितियां अब सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं। तो मुझे लगता है कि 24 घंटे के अंदर और आज और शायद 24 घंटे के अंदर सुप्रीम कोर्ट यही आदेश देगी कि सबसे पहले फ्लोर टेस्ट हो, फ्लोर टेस्ट में मेजॉरिटी माइनॉरिटी का फैसला हो जाए और उसके बाद जो प्लीडिंग्स कंप्लीट करने की फॉर्मेलिटीज रिट पिटिशन में होती है, उसके बाद एकेडमिक इशू जो है उसको डिस्कस किया जाएगा और उस पर डिस्पेंसेशन किया जाएगा। तो निश्चित रूप से अभी तक की हियरिंग को अगर समाप्त किया जाए, क्योंकि दलीलों का दौर जारी है,
इतना क्लियर हो रहा है कि 165 का दावा सुबह संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके किया था, जो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग में 145 पे पहुंच गया। और नंबर 2, अगर 145 का आंकड़ा है और मैजिक फिगर 144 का है, तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल रेजर थिन मामला है। टाइम इज द एसेंस। दोनों तरफ से बहुत रेजर थिन मामला है। जो हम आज सुबह से कह रहे हैं कि अगर एनसीपी की बात भी देख ली जाए तो एनसीपी के 2 या 3 भी इधर से उधर होते हैं, तो ये कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी मिलकर भी बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे। ये उनके लिए भी खतरे की घंटी है। 142-43 तक भी पहुंचना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, 140-41 तक पहुंच पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जो बीजेपी की तरफ का धड़ा है, उनके लिए और बड़ी मुश्किल है। अगर इतना बड़ा नंबर उधर है तो दूसरी तरफ उनके लिए मुश्किल है कि अगर वहां से कुछ भी आंकड़ा कम होता है तो वो भी साबित नहीं कर पाएंगे। तो 2 या 3 तक मामला आखिर में जाकर अटक सकता है। अभी जो अपडेट आ रही है, अपडेट ये आ रहा है कि अभिषेक मनु सिंघवी अपनी दलील जारी रखे हुए हैं। इस दलील में 2-3 चीजें और आ रही हैं जिसको मैं आपको पढ़ के बता देना चाहूंगा कि अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि जो पहले हमने बताया था कि किस तरीके से डिप्टी सीएम के पद पर बने रह सकते हैं, अब उनका कहना है कि फ्लोर टेस्ट जो आज का आज होना चाहिए या फिर उसके जल्दी जो तारीख गवर्नर ने दी है उससे पहले की उससे पहले का वक्त जल्द से जल्द मुकर्रर किया जाए, जो भी लॉजिस्टिकली सही समय में साबित हो। तो ये अब वो तर्क दे रहे हैं कि जल्द से जल्द आज या जैसा भी संभव हो। यानी रोहित, भागते भूत की लंगोटी इसी में है कि जल्द से जल्द मेजॉरिटी को प्रूव करने दिया जाए, आर या पार। बिल्कुल आर या पार का मामला है। अब तुषार मेहता की दलील थी कि राजनीतिक दलों को मौलिक अधिकार है, वो किसका समर्थन करें किसका नहीं करें। ये तर्क तुषार मेहता ने दिया कि राजनीतिक दलों को मौलिक अधिकार है। मौलिकता की बात पर आ रहे हैं तो अब इसके ऊपर तर्क दिया जाएगा कि मौलिक अधिकार होना एक अलग चीज है, लेकिन जो नियमावली कहती है वो एक अलग चीज है। दल बदल कानून का जिक्र भी किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल जो तर्क दिया गया अभी जो मैंने आपको बताया, जब पूछा गया कि भाई क्या हुआ, तो ये दलील सिंघवी साहब ने दी कि भाई 41 का समर्थन है, वो व्यक्ति कैसे बन सकता है उनका नेता जो जब उनके खिलाफ गवर्नर हाउस को जाके चिट्ठी दे दी गई है। तब दलील दी गई कि राजनीतिक दलों को मौलिक अधिकार है अपने फैसला करने का, यानी विधायकों को भी। अब इसके आगे की दलील थोड़ी देखने लायक होगी, इंटरेस्टिंग हो सकती है, क्योंकि इस समय मौलिक अधिकार का जिक्र जो आया है, दल बदल और तमाम तरह के दूसरे कानूनों का जिक्र थोड़ी देर में हो सकता है, संभव है। ठीक है सुशील जी, मुझे ये बता दीजिए कि अभी तक का घटनाक्रम और दलीलें आपने सुन ली हैं, कौन से कोर्ट्स पे, फ्यूचर कोर्ट्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से विचार किया जा रहा होगा कि क्या एक्शन लिया जाए, क्योंकि दलीलें तो दोनों तरफ से दी जा रही हैं, बाकी सारे क्वेश्चंस एकेडमिक हैं। फ्लोर ऑफ द हाउस पे जल्द से जल्द प्रूव होनी चाहिए मेजॉरिटी। देखिए एक और अपडेट आ रही है, सिंघवी ने एक वाकये का जिक्र किया जिसका हम पहले भी बता रहे थे। वाकया यह था कर्नाटक विधानसभा का। कर्नाटक विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर ने जो डायरेक्शन दिया तो उसका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था कि फ्लोर टेस्ट हुआ था और वो फ्लोर टेस्ट टेलीवाइज करने का आदेश दिया गया, तो टेलीवाइज किया गया था, तो क्यों ना इसको भी इसी तरीके से किया जाए। यानी कर्नाटक का भी मेंशन, जो अभी पिछली सरकार का हम जिक्र कर रहे हैं, जिसमें हमने काफी कर्नाटक करके हमने कवरेज भी की थी, तमाम लोगों ने देखा होगा, उस बारे का जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि भाई क्यों ना फ्लोर टेस्ट तुरंत कराने जाए और उसका टेलीवाइज वर्जन दिखाया जाए। यानी सत्यता प्रमाणित करने की बात कर रहे हैं, ऑथेंटिसिटी की एक तरीके से दलील रखी गई है। आचल बिल्कुल, और सुशील जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। और ये बहुत दिलचस्प है कि मांग ये हो रही है कि एक तरह से देखा जाए तो कॉम्पोजिट फ्लोर टेस्ट हो जाए और दूसरी तरफ से देखा जाए तो टेलीवाइज फ्लोर टेस्ट हो जाए। इसके क्या क्या प्रेसिडेंट्स है, क्या क्या मील के पत्थर पहले कोर्ट की तरफ से रखे जा चुके? देखिए, अनफोल्डिंग ऑफ क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट निश्चित रूप से आपने सही कहा और मैं उसको फिर से कह रहा हूं कि ये एक एकेडमिक इशू है जिसको सुप्रीम कोर्ट बाद में निपटाएगा। अभी सुप्रीम कोर्ट सामने में एक इमीडिएट इशू ये है कि फ्लोर टेस्ट कराया जाए और सबसे पहला फ्लोर टेस्ट कराने के पहले सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है कि प्रोटेम स्पीकर का अपॉइंटमेंट जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, सारे विधायकों को शपथ ग्रहण कराने की जरूरत है, नंबर 2। नंबर 3, कर्नाटका के इशू में जिस तरह से टेलीवाइज कराया गया और एक नजीर पेश की सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, बाद में क्यों, अभी इमीडिएट फ्लोर टेस्ट होगा, क्योंकि फ्लोर टेस्ट अगर इमीडिएट नहीं होगा, दलील आ गई है। अब तक मैं आपको दलील आ रही है। दलील यह आई है कि सिंघवी ने कहा कि राज्यपाल का अपना दायित्व लिखित दस्तावेज, हस्ताक्षर और भौतिक सत्यापन यानी फिजिकल प्रूफ के आधार पर संतुष्ट होना चाहिए। सिंघवी ने दलील दी कि राज्यपाल को अपना दायित्व निभाने के लिए लिखित दस्तावेज, हस्ताक्षर और फिजिकल यानी जिसको हम परेड कहते हैं, फिजिकल सत्यापन, विधायकों की परेड की बात का जिक्र कर रहे हैं, वो भौतिक सत्यापन के आधार पर ही संतुष्ट होना चाहिए, इसके अलावा नहीं।
इस बात का प्रमाण कहां है कि राज्यपाल के सामने ये सब किया गया। जिन्हें सवाल उठाया है अभिषेक मनु सिंघवी ने कि तुरंत फ्लोर टेस्ट के लिए, कि राज्यपाल के पास न तो लिखित दस्तावेज है, न सभी के हस्ताक्षर है, न ही भौतिक सत्यापन है, यानी फिजिकल परेड कराई गई है उनके सामने, ऐसा भी नहीं है। जब ये सब नहीं हुआ तो राज्यपाल के पास ये प्रमाण कहां है कि भाई दूसरे पक्ष के पास बहुमत का आंकड़ा हो सकता है। सिंघवी आगे कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक मामले में भी अगले दिन फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश दिया था। प्रोटेम स्पीकर सबसे सीनियर विधायक को बना दिया गया था और सिंघवी ने यह कहा कि इसके आगे सीक्रेट बैलेट से नहीं बल्कि खुले तौर पर कराया गया, जिसका लाइव टेलीकास्ट कराया गया था कर्नाटक में। गोवा केस का भी उन्होंने जिक्र किया, उत्तराखंड का भी जिक्र किया, एसआर बोमई का भी जिक्र किया और इन सब मामलों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि तुरंत का तुरंत सुनवाई होनी चाहिए, फ्लोर टेस्ट तुरंत होना चाहिए। अब इसके बाद आगे का मामला चल रहा है। इस बीच एक और अपडेट बता देता हूं दर्शकों को, हमारे संवाददाता पल पल के अंदर से अपडेट हमें देख रहे हैं। इस दलील पर तुषार मेहता अपना पक्ष रखना चाहते हैं। तुषार मेहता पर अब अदालत ने उनको दिया मौका, तुषार मेहता आप कुछ कहेंगे, तो जैसे ही अपडेट आता है मैं आपके पास पहुंचता हूं। ठीक है सुशील जी, मुझे ये जरा बता दीजिए कि जिस तरह रोहित भी कह रहे हैं और ये तो तमाम उदाहरण दिए जा रहे हैं, उत्तराखंड, कर्नाटका, गोवा, इन सब उदाहरणों को दिया जा रहा है। बेस्ट पॉसिबल सिनारियो अगर इमीडिएट और अर्जेंट फ्लोर टेस्ट है तो स्पीकर के चुनाव में ही फैसला हो जाएगा कि किसकी बहुमत है किसकी नहीं है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। प्रोटेम स्पीकर के अपॉइंटमेंट के बाद जब शपथ ग्रहण की औपचारिकताएं पूरी हो जाएंगी तो निश्चित रूप से सबसे पहला दायित्व और सबसे पहली चुनौती राजनीतिक दलों के पास में ये होगी कि अध्यक्ष किसको नियुक्त किया जाए विधानसभा का। और विधानसभा का अध्यक्ष अगर जैसा आपने बताया कि 2 से 3 सीटों का मामला इधर से उधर होने की स्थिति एक पॉलिटिकल मूव्स के रूप में बन सकती है। शायद 2 से 3 विधायकों के क्लोज नीड से सरकार गिर भी सकती है और सरकार कंटिन्यू भी हो सकती है। तो स्पीकर अगर होगा तो स्पीकर तो मत नहीं दे सकता और स्पीकर तभी मत दे सकता है जब एक दोनों पक्षों में टाई की स्थिति हो। तो टाई की स्थिति की नौबत अगर आएगी वो एक बात है, लेकिन अगर ऐसी नौबत नहीं आती तो एक स्पीकर का जो मत है वो तो बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। तो एक वोट आप कम करके चलेंगे। इसको हियरिंग चल रही है लेकिन इसके ऊपर बाहर सियासत भी हो रही है। रोहित हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। रोहित, हियरिंग चल रही है और लब्बो लबाब अभी तक अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से ये आ रहा है कि 54 में से 41 विधायक शरद पवार के साथ हैं। इसको बड़ी वजह माना जाए कि अभी भी अजीत पवार को वापस घर लाने की, घर वापसी की कोशिशें चल रही हैं, क्योंकि 2 से 3 इधर उधर हुए तो मामला बिगड़ जाएगा। अब पूरा ओवरऑल नंबर का गेम बिगड़ सकता है। अब इस बीच सिंघवी साहब की एक दलील है जो बड़ा मैटर करती है और एक अलग पर्सपेक्टिव देती है। उन्होंने कहा है कि टेक्निकल इश्यूज में हमको उलझना नहीं चाहिए, टेक्निकल मामलों में नहीं जाना चाहिए और न्याय देना चाहिए। यानी जो स्पिरिट ऑफ जो न्याय की हम बात करते हैं उसकी उसकी बात कर रहे हैं वो, कि न्याय दिया जाना चाहिए। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि जब आप तकनीकी मुद्दों की बात नहीं कर रहे हैं, कोर्ट तो टेक्निकल मामलों में जाएगा ही जाएगा। कोर्ट टेक्निकल मामलों में पूछेगा ही पूछेगा कि भाई विवेकाधिकार किसके पास है, क्षमता किसके पास है, दिया गया कि नहीं दिया गया। वो किसी की बुद्धिमत्ता पर सवाल नहीं उठा सकते, राज्यपाल की कोई संविधान के तहत दिया गया है, ये तमाम तर्क दिए जाएंगे। तो अभिषेक मनु सिंघवी का ये लॉजिक दिया गया है और अब जब इसके बाद तुषार मेहता का पक्ष आएगा और मुकुल रोहतगी का पक्ष आएगा तो वो इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि इस बीच सबसे बड़ी चीज ये है कि रात को जो दस्तावेज, जो फाइल कल शाम को अटॉर्नी तुषार मेहता जी के पास गई है, उस फाइल में क्या क्या दस्तावेज हैं, वो फाइल जैसी खुलेगी तो अदालत के सामने कुछ दस्तावेज रखे जाएंगे। वो दस्तावेज कुछ प्रूफ के तौर पर रखे जाएंगे, फिजिकल एविडेंस के तौर पर रखे जाएंगे। वो क्या होंगे जैसे ही आता है तो मैं अपडेट करूंगा दर्शकों को कि वो क्या है। अच्छा, एक और मामला आ चुका, मैं आपको अब तक अपडेट देता हूं कि गोवा उत्तराखंड का जो फ्लोर टेस्ट का मेंशन किया गया था उसमें उन्होंने कहा है सिंघवी साहब ने कि कंपोजिट फ्लोर टेस्ट वाज डायरेक्टेड, जो आप सुबह भी जिक्र कर रही थी, कंपोजिट फ्लोर टेस्ट को डायरेक्ट किया गया था बिटवीन कॉन्टेस्टिंग पॉलिटिकल लाइंस। सेम थिंग वाज ऑर्डर्ड इन जगदम्बिका पाल केस, जो कि हमने यूपी का मामला पहले भी बताया था, दूसरे जगहों का भी। तो यही मामला उन्होंने कहा है, अब वो दलील दे रहे हैं कंपोजिट फ्लोर टेस्ट हो। सरकार बनाकर फ्लोर टेस्ट से क्यों भाग रहे हैं, ये कहा है कि छठी बार कोर्ट में फ्लोर टेस्ट की मांग हुई थी। सिंघवी कह रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट से भाग क्यों रहे सरकार। अगर आपने इतनी जल्दबाजी में सरकार बना ली और आपको लगता था कि आपके पास नंबर है तो भागना नहीं चाहिए, ये तर्क दिया जा रहा है। ये सरकार भाग क्यों रही है सुशील जी कि अगर आपके पास बहुमत है, आपने सरकार बना ली 4 घंटे 5 घंटे के अंदर अंदर, तो फिर मेजोरिटी प्रूव करने से क्यों भाग रहे हैं? मेजोरिटी आजकल में प्रूव कर दीजिए। निश्चित रूप से सारा का सारा केंद्र बिंदु
अब इसी बात पर आकर टिक गया है कि फ्लोर टेस्ट इमीडिएट क्यों नहीं, व्हाई नॉट इमीडिएट, व्हाई नॉट विद इन 24 आवर्स। इस पर जो है दलील सिमट गई है और सारे पक्ष इसी पर, खासतौर पर जो पक्ष इसको ओपोज कर रहा है सरकार फॉर्मेशन का, वो अब इसी पर आर्गुमेंट्स, इसी पर दलील अपनी रख रहा है और सुप्रीम कोर्ट भी निश्चित रूप से देखिए इस बीच एक और अपडेट देते हैं। सिंघवी साहब ने अपनी दलील में आगे कह दिया है कि देखिए लोकतंत्र में कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन जो है हमारे पास डेमोक्रेसी का, वो ये है कि फ्लोर टेस्ट इज द फ्लोर टेस्ट इज ओनली अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन ऑफ डेमोक्रेसी। फ्लोर टेस्ट कराना संविधान की एक नैतिक जिम्मेदारी, तरीके से कहा संवैधानिक जिम्मेदारी है, बाध्यता है। ये किस तरह से एडवर्सरियल हो सकती है, ये उन्होंने लॉजिक पूछा है कि भाई आप जो तर्क दे रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट के ऊपर, अभी हमें ये नहीं मालूम कि तुषार मेहता और बाकी लोगों ने इस पर क्या लॉजिक दिया है, लेकिन सिंघवी साहब ने ये कहा है कि इससे विरोधाभासी कैसे कहा जा सकता है। फ्लोर टेस्ट करना ना संविधान की तरफ से एक ऑब्लिगेशन है। फ्लोर टेस्ट तो हो ही जाएगा, लेकिन क्रूशियल क्वेश्चन यही है कि कब होगा, और यही दोनों दलों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों खेमों के लिए। बिल्कुल सही कह रही है कि ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। सिंघवी साहब ने कहा है कि इफ द फ्लोर टेस्ट इज ऑर्डर्ड फॉर टुमारो, लार्जर इशू में कम टू द सुप्रीम कोर्ट लेटर। यानी कह रहे हैं कि अगर कल के लिए फ्लोर टेस्ट कहा गया, अब देखिए दबाव बनाने का तरीका भी एक है कि सिंघवी साहब ये कह रहे हैं कि अगर आपने कल का फ्लोर टेस्ट का वक्त दिया तो ये एक बड़ा मुद्दा बन करके एक नया मुसीबत बन करके सुप्रीम कोर्ट के सामने नया सवाल बन करके जरूर आएगा बाद में। तो ये अब उन्होंने एक तर्क दिया है। How it is possible for someone claiming majority yesterday to shy away from the floor test today? If floor test is ordered, it is not an invasive adversarial order at all. अब उन्होंने कहा है कि देखिए आज का आज ही दीजिए, अगर कहीं कोर्ट ने कल का दिया ये फ्लोर टेस्ट का आदेश तो फिर ये मुद्दा बन के वापस सुप्रीम कोर्ट में आएगा। अब ये जो कह रहे हैं ये भी बड़ा इशू है देखिए आंचल, क्योंकि एक एक घंटा एक एक मिनट बहुत महत्वपूर्ण है। आज 54 विधायक आपके साथ आपके होटल के कमरे में है, आज 52 विधायक 51 है, जितनी भी संख्या आपके पास है, उन विधायकों में से कब कौन छटक जाए पता नहीं। इसीलिए एक एक सेकंड एक एक मिनट मायने रखता है और ये सुप्रीम कोर्ट ने बताया रोहित की 41 हैं और हमें पता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में 41 बता रहे हैं, फाइनली कितने एब्सटेन करते हैं, कितने वोट करते हैं। लेकिन जो साफ तौर पर कल रात से आज तक मैं लगातार कवरेज देख रहा हूं। कल रात को जब शुरुआत हुई थी तो जयंत पाटिल ने कहा कि 45 बस में बैठे हैं, 5 रास्ते में हैं और 2 से और बात चली। 3 के घर वालों ने हमें संपर्क किया, हमने जोड़ना शुरू किया कि भाई कितने हुए, तो लगा कि शायद एक आध आंकड़ा ऊपर नीचे हो गया उनका। फिर थोड़ी देर बाद में उन्हीं की पार्टी की तरफ से आते हैं नवाब मलिक, वो कहते हैं कि देखिए 42-43 हमारे पास थे। फिर आज सुबह देखते हैं तो बोला जाता है कि देखिए हमारे पास आंकड़ा कुछ और है, उन्होंने बोलते हैं कि हमारे पास 45 है और आ जाएंगे बाकी। कोर्ट में कहते हैं 41 है। जब कल बस में बैठ करके होटल में गए हैं 45 प्लस 3 और आ गए थे, कहा गया 4 और आ गए थे, कहा गया कि 49 विधायक 49 विधायक 49 विधायक पहुंच चुके हैं हमारे होटल में, सुरक्षित हैं। तो फिर अचानक कोई 41 कैसे हो गया? शायद हो सकता है कि जितने लोगों ने हस्ताक्षर किया, ये जितने बजे तक हस्ताक्षर हुए वो शायद 41 होंगे, टेक्निकली कह रहे हैं, लेकिन हस्ताक्षर तो बाद में बढ़ाए जा सकते थे। शायद टेक्निकल वजहों से 41 कहा गया है, इसके बारे में तर्क नहीं दिया जाता, लेकिन हाँ नंबर ऊपर नीचे हो रहा है लगातार। सुप्रीम कोर्ट दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही कोई फैसला नहीं। रोहतगी ने अपनी आर्ग्यूमेंट शुरू कर दिया। अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल की तरफ से आर्ग्यूमेंट खत्म हो गई है। रोहित अपडेट जी, आदर्श तरीका है कि नोटिस दिया जाए। मुकुल रोहतगी कह रहे हैं कि जो एकदम ऐप तरीका है, आदर्श तरीका है, वो है ये है कि नोटिस दिया जाए, जवाब दाखिल करने का वक्त दिया जाए। वो एक प्रोसीजर की बात कर रहे हैं और मुकुल रोहतगी कह रहे हैं कि इस मामले में जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। जैसा कि पहले उनकी बॉडी जो तर्क दिए उससे पता चल रहा था। अब वो कह रहे हैं कि अगर राज्यपाल संतुष्ट हैं तो उनके फैसले का न्यायिक परीक्षण नहीं हो सकता। यानी अगर राज्यपाल संतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड हैं, तो उनके विवेकाधिकार का एक तरीके से न्यायिक परीक्षण, जुडिशियल उसके ऊपर जांच नहीं हो सकती। मुकुल रोहतगी आगे कह रहे हैं। रोहित, मैं चाहूंगी सुशील जी से भी रिएक्शन ले लीजिए। एक बार मैं पूरे तर्क बता देता हूं मुकुल रोहतगी ने और क्या कहा। हाँ। उन्होंने कहा यहाँ पर सिर्फ फ्लोर टेस्ट का मुद्दा है। क्या कोर्ट किसी संवैधानिक पद के व्यक्ति को यह आदेश दे सकता है कि कल या कब फ्लोर टेस्ट कराया जाए? यानी यहाँ पर लॉजिक दिया जा रहा है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने जिस व्यक्ति को बनाया है। हाँ। उन्होंने कहा यहाँ पर सिर्फ फ्लोर टेस्ट का मुद्दा है।
क्या कोर्ट किसी संवैधानिक पद के व्यक्ति को यह आदेश दे सकता है कि कल या कब फ्लोर टेस्ट कराया जाए? यानी यहां पर लॉजिक दिया जा रहा है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने जिस व्यक्ति को बनाया है उसमें आप इंटरफेयर करके उसको आप आदेश दे सकते हैं क्या कि आप आज कराइए कल कराइए? उसके आगे रोहतगी कहते हैं कि ये याचिका राज्यपाल को निर्देश देने के लिए दाखिल की गई है। यानी वो मोटिव पर सवाल उठा रहे हैं कि आपका मोटिव राज्यपाल को कॉन्स्टिट्यूशनल एक दूसरे सुशील जी का लेना होगा रोहित, क्योंकि इस तरह की दलीलें पहले भी कोर्ट में दी जा चुकी हैं। आप जिस साइड पे होते हैं इस तरह की दलील देते हैं कि राज्यपाल का जो फैसला है वो जुडिशियल रिव्यू के लिए उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो क्षेत्राधिकार से बाहर है। ये दलील तो दे दी, लेकिन राज्यपाल अपने फैसले पर कैसे पहुंचे, इस सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन पर कैसे पहुंचे, ये जरूर जुडिशियल रिव्यू के लिए ओपन है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट निश्चित रूप से इन सारी टोटलिटी ऑफ सर्कमस्टेंसेस की समीक्षा कर सकता है, करेगा और आज कर भी रहा है। और सुप्रीम कोर्ट के सामने जो सवाल ये होगा फ्लोर टेस्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे सकता है, ऑर्डर दे सकता है। कर्नाटका के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक नई नजीर पेश की है। और मैं एक बात कहना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट को लेकर के कर्नाटक के मामले में कुछ टिप्पणियां की थी कि फ्लोर टेस्ट एक गॉस्पेल है, सैक्रोसैंक्ट है, और जो विधानसभा की जो प्रक्रिया और परिपाटी है उसकी पवित्रता को फ्लोर टेस्ट के ही माध्यम से सुनिश्चित किया जा सकता है। एक कठिन टिप्पणी आ रही है, एक कड़ी टिप्पणी आ रही है, एक कड़ी टिप्पणी आ रही। मुकुल रोहतगी ने कहा है कि राज्यपाल के विवेकाधिकार पर सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता, और उन्होंने कहा है इन्होंने किसी को सड़क से बुला करके शपथ नहीं दिलाया है। ये मुकुल रोहतगी की टिप्पणी है कि ये किसी को सड़क से बुलाकर राज्यपाल ने शपथ नहीं दिलाया है, राज्यपाल ने अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करके अपना फैसला लिया है। तो ये जो है कि राज्यपाल किसी को भी शपथ नहीं दिला सकते, वो संतुष्ट होते हैं तब शपथ दिलाते हैं, और कोई बाहर के आदमी को शपथ नहीं दिलाई गई है, एक प्रक्रिया का पालन किया गया है। ये तर्क मुकुल रोहतगी ने दिया है। अब इसके बाद जस्टिस रमन्ना कुछ तर्क दे रहे हैं, उसके बारे में मैं अपडेट आता देता हूं। ये बड़ी कड़ी लाइन उन्होंने कही कि सड़क से बुला के किसी को शपथ नहीं दिलाया गया है। जी सुशील जी, सड़क से बुला के तो राज्यपाल ने शपथ नहीं दिलाई है ना, लेटर्स थे उनके पास दोनों ही तरफ से, तो उन्होंने शपथ दिला दी। अब वो सही शपथ दिलाई या गलत शपथ दिलाई, ये तो फ्लोर ऑफ द हाउस पे तय होगा। देखिए, दो बातें हैं, इसमें कोई दो मत नहीं कि राज्यपाल का विवेकाधिकार और विशेषाधिकार न्यायिक समीक्षा के अंदर आता है, इसमें कोई दो मत नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, अगर वो सही है वो विवेकाधिकार का एक्सरसाइज या वो गलत है, जब समीक्षा सुप्रीम कोर्ट करेगी तो उस पर अपना फैसला देगी। लेकिन उसको जो बेनिफिट ऑफ डाउट देने की बात हो रही है, एक मिनट, अभी जस्टिस रमन्ना की टिप्पणी आई है। जस्टिस रमन्ना ने स्पष्ट किया है कि दीज ऑल आर सेटल्ड लॉज, द इश्यू इन द प्रेजेंट केस इज रिगार्डिंग फ्लोर टेस्ट। जस्टिस रमन्ना ने कहा है कि देखिए कानून क्या है, ये सब कुछ पहले से तय है, कानून सेटल्ड है, अपने जो लॉ है बने हुए हैं। अभी इस वक्त इस बहस का इस याचिका का मुद्दा अहम है फ्लोर टेस्ट, यानी शक्ति परीक्षण। शक्ति परीक्षण इस केस का सबसे बड़ा मुद्दा है, उस पर बात करें। ये बड़ी टिप्पणी स्पष्ट करता है कि ये पूरा मामला घुमा के जस्टिस रमन्ना ने कह दिया कि शक्ति परीक्षण पर हम फोकस करें। और इसके पहले उन्होंने रोहतगी ने एक तर्क दिया था, मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया कि एक्शन ऑफ गवर्नर इम्यून अंडर A361 संविधान की अनुच्छेद A361 का जिक्र किया, और उन्होंने कहा कि पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर टू अपॉइंट PM और CM इज इम्यून। यानी उन्होंने तर्क दिया कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास जो अधिकार दिया गया है किसी को प्रधानमंत्री चुनने और मुख्यमंत्री चुनने का, वो पूरी तरह से इम्यून है, यानी सुरक्षित है। और 2 से 3 दिन का वक्त भी मांग लिया। ये भी खबरें आ रही हैं कि 2 से 3 दिन का वक्त, यानी कि कुल मिला के सुशील जी खेल अब वक्त पे आ गया है। कब फ्लोर टेस्ट होगा? जो बीजेपी की तरफ से अपीयर हो रहे हैं और सरकार की तरफ से वो कह रहे हैं 2 से 3 दिन का टाइम दे दीजिए, आप गवर्नर को नहीं बोल सकते कि कब फ्लोर टेस्ट हो। और बीजेपी, शिवसेना और कांग्रेस कह रही है आज, अभी, इसी वक्त। देखिए, राज्यपाल कहीं से भी इम्यून नहीं है। जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सरसाइज अपने दायित्व का निर्वहन राज्यपाल करता है, उसकी न्यायिक समीक्षा सुप्रीम कोर्ट करता रहा है। SR मुंबई केस से लेकर रामेश्वर प्रसाद तक के जजमेंट में बिल्कुल साफ है। तो निश्चित रूप से फ्लोर टेस्ट अभी इमीडिएट कंसर्न है, और मुझे लगता है 24 घंटे के अंदर फ्लोर टेस्ट करवाने का डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट दे देगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है रोहित, अपडेट।
ठीक है, हम रोहित के पास लौटेंगे। पल पल की जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं और घूम फिरकर खेल यहीं तक आ जाता है कि लगातार बीजेपी, शिवसेना और माफ कीजिएगा, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की तरफ से कहा जा रहा है। एक बहुत महत्वपूर्ण ठीक है, आप अपनी बात कहना कहिए। चाहूंगा, एक बात बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगा, जिस तरीके से तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल है वो अगर बॉम्बार्ड तरीके से उनको अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखना चाहिए था, ताकतवर तरीके से और बहुत पंचिंग तरीके से, और ये कहना चाहिए था खुलकर कि मैं इसका प्रतिनिधित्व कर रहा हूं और ये मेरे तर्क है, मेरा ये लॉजिक है, आर्गुमेंट्स है। अगर तुषार मेहता ने एज ए सॉलिसिटर जनरल इन बातों को उस पंचिंग तरीके से कोर्ट में नहीं रखा, दलीलों में वजन तो तथ्यों के आधार पर आता है ना कि क्या बीजेपी के पास बहुमत नहीं? बड़ी खबर, जस्टिस रमन्ना ने कहा है कि सदन में बहुमत साबित करना ही पड़ेगा और हर प्रक्रिया के नियम तय हैं। इन्होंने कहा कि सदन में बहुमत साबित करना ही पड़ेगा, इस पर कोई दो राय नहीं है और सारे नियम पहले से तय हैं। अब बहुत जल्द हमको लग रहा है कि इस मामले में वो फैसला आ सकता है जिसका इंतजार पूरे देश को है कि आखिर क्या टिप्पणी या क्या फैसला देंगे सुप्रीम कोर्ट के तीनों जज। आंचल, ये जो टिप्पणी है कि नियम पहले से हैं, हर हाल में फ्लोर टेस्ट करना पड़ेगा, ये आप जो टिप्पणी की गई है कोर्ट की तरफ से वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसके बाद में अब उन्होंने आगे कहा है द हाउस रेस्पेक्ट द कोर्ट मस्ट रेस्पेक्ट द हाउस, दे आर इंडिविजुअल ऑर्गन, देयर इज सेल्फ रेस्ट्रेन। अब उन्होंने एक अदालत कह रही, कोर्ट कह रही है कि देखिए हम सदन का सम्मान करते हैं, सदन यानी विधानसभा, हम सदन का सम्मान करते हैं और सदन हमारा सम्मान करता है। ये जो चीजें हैं ये हम लोग एक अंग है, लोकतंत्र के अंग है और अपने आप में इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल अंग है। अब उसके आगे उन्होंने कहा है टुमारो कैन द लेजिस्लेचर पास अ लेजिस्लेशन सेइंग दैट द कोर्ट मस्ट डिस्पोज ऑफ ऑल द केसेस इन 2 years। जज कह रहे हैं कि क्या कल को गए विधानसभा ये पास कर सकती है इस तरीके का आदेश कि कोर्ट जो है वो कोई ऐसा नियम कानून बना सकती है कि कोर्ट को अपने सारे मामले 2 साल के अंदर खत्म करने होंगे। ये तर्क सुनिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि क्या विधानसभा कल को गए ऐसा कोई नियम बना सकती है या संसद कि कोर्ट को अपने सारे जो मामले हैं 2 साल के अंदर निपटाने होंगे। ये दोनों इंडिपेंडेंट बॉडी हैं, इन दोनों के इंडिपेंडेंस को ध्यान में रखना होगा। द इंडिपेंडेंस हैज टू बी रेस्पेक्टेड, कांट बी ब्रीच्ड। और ये सवाल अब मुख्यमंत्री की तरफ से कोर्ट में भी उठ रहा है रोहित कि आप 19-20 दिन तक सोते रहे, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना, लगातार कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर चर्चाएं और मंथन होता रहा। अब कोर्ट से कह रहे हैं कि आज ही आज करा दीजिए, पहले क्यों नहीं कर लिया? अब ये अपने आप में एक गणनाओं का खेल है, लेकिन ये जो टिप्पणी आ रही है इस टिप्पणी को मैं एक दूसरे नजर से देखता हूं कि सुबह तो आपने कहा कि मैं तैयार नहीं हूं, फाइल नहीं है, मालूम नहीं है क्या करना है, अभी तो आए हैं, देखते हैं इतनी जल्दबाजी क्या थी, सरकार अभी तो बनी है, अभी कोई इसमें ये सवाल भी गलत है इनका, ये आदेश, ये संविधान, ये एक तरीके से एक दूसरे के क्षेत्राधिकार में हनन करने की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम उसके क्षेत्राधिकार में चल जाएं। अभी तक सत्ता पक्ष की तरफ से यानी केंद्र और राज्य की तरफ से जो दलीलें आ रही हैं उन दलीलों में आंकड़े और फैक्ट का एक भी पुट अभी तक सामने नहीं आया है। ये मैं स्पष्ट कर दूं, अभी तक एक भी दस्तावेज अदालत में साबित नहीं हुआ, किया गया है, दिया गया है जिसमें ये कहा गया हो कि दोपहर इतने बजकर इतने मिनट में ये दस्तावेज है, इसमें इतने हस्ताक्षर थे, ये मिला है या ये हुआ है। अभी सिर्फ नैतिकता, सिद्धांतों, कानूनों, परंपरा, परिपाटी, इसी आधार पर तर्क सॉलिसिटर जनरल दे रहे हैं। और तो जिस तरह से कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही थी, अगर उस लिहाज से देखा जाए कि कोई भी मटेरियल गवर्नर के सामने नहीं रखा गया, कब गवर्नर ने और क्यों ये फैसला लिया और ये घटनाक्रम 6 घंटे में हरिड मैनर में डेस्परेशन में क्यों हुआ, ये सारी चीजें अभी तक कोर्ट के अंदर भी नहीं खुलकर सामने आई है। बिल्कुल यही मैं कह रहा हूं कि अभी तक तथ्य परक कोई ऐसी चीज जिसको मीडिया को भी नहीं मालूम है कि कल कितने बजे। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कितने बजे देवेंद्र फडणवीस ने जाकर के बोला कि मेरे पास इतने विधायक हैं और ये कागज है, ये लीजिए, इसमें इतने हस्ताक्षर हैं। कितने बजे कैबिनेट बैठी, दिल्ली की कैबिनेट, क्योंकि राज्यपाल ने जब हटाने की अनुशंसा की होगी तो उन्होंने दिल्ली को सूचित किया होगा कि भाई मेरे हिसाब से अब राष्ट्रपति शासन हटाने का वक्त आ गया है और मैं सरकार का न्योता देना चाहता हूं, तो कैबिनेट बैठी होगी। अगर कैबिनेट नहीं बैठी तो विशेषाधिकार प्रधानमंत्री के पास है, जो आपात परिस्थितियों में ऐसा कॉल ले सकते हैं। तो वो आपात परिस्थिति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
कब राज्यपाल की बात पर अपनी रजामंदी दी, उसके बाद कितने बजे राष्ट्रपति महोदय ने इस पर ठप्पा लगाया। बड़ी खबर आ रही है रोहित, मैं चाहूंगी आप अपडेट दें इस बाबत की। खबर ये आ रही है कि कोर्ट ने अपना ऑर्डर डिक्टेट करना शुरू कर दिया है। मुकुल रोहतगी ने आर्ग्यूमेंट खत्म कर ली है और मुकुल रोहतगी ने कहा है कि आप हमारा संडे आराम से गुजरने दीजिए। और उसके बाद सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि अगर आपको इन सवालों के, जो रोहित आप सवाल उठा रहे हैं, इनके जवाब चाहिए तो राज्यपाल से हमें पूछ के बताना पड़ेगा, उसके लिए टाइम दे दीजिए। और कोर्ट ने अपना ऑर्डर का डिक्टेट करना शुरू कर दिया। अंग्रेजी में अभी कोर्ट का आदेश हमारे पास आने लग जाएगा। रोहतगी साहब ने जो आखिरी लाइन जो कही, जिसका आपने जिक्र भी किया है, कोर्ट अभी आदेश लिखना शुरू कर रहा है, थोड़ी देर में बोलना शुरू कर देंगे कोर्ट। जो रोहतगी साहब ने अंग्रेजी में, मैं पढ़ देता हूं क्योंकि कुछ चीजों खूबसूरती अंग्रेजी भाषा जिस भाषा में लिखी जाती है, तो गवर्नर इज नॉट एन इंफीरियर पोस्ट टू द कोर्ट दैट ही कैन बी डायरेक्टेड टू डू ऑल दिस। यानी पहली लाइन का कहने का तात्पर्य है कि गवर्नर कोई निचली पोस्ट नहीं, कोई छोटी पोस्ट नहीं जिसको कोर्ट डायरेक्ट करे, जिसको कोर्ट डायरेक्ट करे।